तो दोस्तों भाग 1 तक कुछ कहानियाँ हमने पढ़ी और इसी को आगे हम बरकरार रखते हैं भाग 2 में। तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए चिंता के स्वर पर मुस्कुराकर मिसेज मदन ने कहा, जी मुझे तो कल स्कूल में हाजिर होना है। आप भी तो कारोबार से जा रहे हैं, आपका भी तो हर्ज होगा। हाँ, जिस काम के लिए आया हूँ शायद वह ना हो सके। बरामदे में खड़े खानसामा की तरफ देख उसने पुकारा, देखो। खानसामा ने तुरंत अश्तरी में बिल हाजिर किया। बिल की तरफ ना देखकर मिसेज मदन बोली, ड्राइवर से पूछो कब तक चलना होगा। बिल को अपनी ओर खींचते हुए सेठी ने कहा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था सदा यही चाहता था कि स्कूल में छुट्टी रहे या किसी बहाने से स्कूल ना जाना पड़े, परंतु देखता हूँ कि आपको स्कूल बहुत प्यारा है। मिसेज मदन ने उत्तर दिया, आप शरारती लड़के रहे होंगे, आज भी आप शायद कामकाज से बचने के लिए चाहते होंगे कि बारिश होती रहे और आप यहाँ बहाने से मज़े में सिगरेट पीते रहें। और हंस दी। हाँ, चाहता तो ज़रूर हूँ। आपका दिल अपने बिजनेस में नहीं लगता? कभी सोचा नहीं। ऐसा मालूम होता है कि जीवन की गाड़ी को कीचड़ में खींचता रहा हूँ। ड्राइवर ने आकर खबर दी कि सड़क अभी तक नहीं खुली। सेठी ने पुलिस स्टेशन पर फ़ोन करके पता लिया कि वह 6 घंटे से पहले सड़क के खुलने की कोई आशा नहीं है। इस खबर को मिसेज मदन को घबराते देख सेठी ने कहा, आपके स्कूल वाले समझ सकते हैं कि सड़क बना लेना आपके हाथ में नहीं है। मिसेज मदन का बिस्तर एक कमरे में खोल दिया गया और वे कमरे में चली गई। बालक कभी उस कमरे में जाता, कभी सेठी के पास आता। मिसेज मदन के उठकर चले जाने से सेठी को ऐसा जान पड़ा मानो उसके अधिक खाकर बीमार पड़ जाने के डर से उसके आगे से थाली छीन ली गई है, पर उसकी भूख अभी शेष थी। वह आराम कुर्सी पर लेटकर आकाश में मंडराते बादलों की ओर देखता और कभी बरामदे में टहलने लगता, फिर बैठ जाता और फिर टहलने लगता। उसके हिसाबी दिमाग में उस दिन कल्पना ने घर कर लिया। उसकी आंखों के सामने उसके अपने जीवन का ही चित्र दिखाई दे रहा था, जिसमें वह रुपए के पीछे नहीं परंतु किसी और ही वस्तु के पीछे दौड़ रहा था। उसे जान पड़ता था कि वह सामने के दुर्गम पहाड़ पर चढ़ रहा है, आगे जाते एक नारी शरीर को पकड़ लेने के लिए, और जब वह हाथ फैलाकर उसका पैर पकड़ लेना चाहता है तो शरीर पहुंच से परे हो जाता है। वह शरीर था एक झीने से बादल में लिपटी हुई मिसेज मदन का। टहलते टहलते वह फिर आराम कुर्सी पर बैठ गया और उसी समय भीगी घास और वृक्षों पर सूर्य की नई धुली किरण फैल गई। सूर्य की यूँ सहसा उघड़ आने से सेठी की आंखें चौंधिया गई। उसे ख्याल आया कि वह कितना असमर्थ है। वह उठकर मिसेज मदन के कमरे में भी नहीं जा सकता। वह शायद सोई हुई है, शायद जाग रही है। यदि वे दोनों एक साथ बैठते। जनाने जूते की आहट सुन सेठी ने घूमकर देखा। कोट की दोनों जेबों में हाथ डाले मिसेज मदन ने आकर कहा, धूप निकल आई है और 6 घंटे भी हो गए हैं, अब तो हम चल सकते हैं। क्या वजह होगा? घड़ी अब तक बल्लू के ही पास थी और उसका शीशा और सुइयां टूट चुकी थी। समय जानने का उपाय था केवल ड्राइवर से पूछना। 6 घंटे जरूर बीत गए थे, पर सड़क अभी ठीक ना हो पाई थी और मोटरों को उस पार से गुजरने की इजाज़त ना मिल सकती थी। खानसामा ने फिर आकर सलाम किया और पूछ लिया, लंच यानी दोपहर का खाना के लिए कुछ इंतज़ाम होगा? मेम साहब को पूछो, उत्तर देकर बालक ही की उंगली पकड़ सेठी धूप में निकल गया। खानसामा अपने मन में क्या समझ रहा है यह ख्याल कर मिसेज मदन को मधुर संकोच हो रहा था, परंतु उस संकोच को प्रकट करने से सुबह के व्यवहार और इस समय के संकोच से स्थिति और भी खराब हो जाती। मिसेज मदन ने कहा, जो कुछ भी हो देर न लगे। सेठी चाहता था कि मिसेज मदन के पास बैठना, पर यदि मिसेज मदन को ऐतराज़ ना हो। लंच खाने के लिए वे फिर साथ बैठे। बातचीत क्या हो? सेठी ने बताया कि पहाड़ों में सड़क टूट जाने का झगड़ा अक्सर रहता है। पिछले दफ़े वह सुबह आया था और 3 घंटे में काम खत्म कर संध्या को लौट भी गया था। आप डलहौजी में कहाँ रहती हैं? मिसेज मदन ने अपना पता बता दिया और पूछा, आप कितने दिन ठहरेंगे? सेठी आया था सिर्फ काम से। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ठहर सकता था। डलहौजी में चुड़ैल डंडा पहाड़ी पर पलटन के लिए नई इमारत बनाई जाएगी, उसी के ठेके की बाबत वह डलहौजी जा रहा था। पहले वह डलहौजी गया था तो हिलक्रिस्ट होटल में ठहरा था, अब भी वहीं ठहर जाएगा। बात ही बात में मिसेज मदन ने अपनी कहानी सुनाई। पति 100 रुपये माहवार पाता है, स्वयं उसे भी स्कूल से 60 मिलता है, नौकरी के लिए मजबूरी है,
उनका एक बंगला है जिसे पति की बीमारी के समय 4,500 रुपये में रहन रख दिया था। उसका किराया सीजन में 200-250 रुपये आता है, परंतु उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। उल्टे 50-60 की किस्त उन्हें महाजन को और देनी पड़ती है। सेठी ने सोचा 4,500 क्या है, परंतु वह क्या कर सकता है। खाना खाते समय बल्लू के खेल को दोनों संतुष्ट आंखों से देख रहे थे। सेठी उसे खिलाते जाना चाहता था और मिसेज मदन उसे अधिक न खिलाने के लिए समझा रही थी। उन्होंने बल्लू को सेठी की घड़ी तोड़ देने पर अफसोस भी प्रकट किया, परंतु सेठी ने सुनने से इनकार कर दिया। खाना समाप्त हो ही गया। मिसेज मदन उठकर फिर भीतर जाना चाहती थी, परंतु सेठी ने साहस कर कहा, क्या फिर सो जाएगा? नहीं तो, पर किया क्या जाए? क्या शाम तक हम लोग इसी हालत में नहीं पहुंच सकते? कोई उम्मीद नहीं। घबराती आप क्यों हैं? आप स्कूल कल ना जाएंगी तो एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी, 2 रुपये। अगर मेरा काम ना बना तो जानती है कितना नुकसान होगा? 60 या 65 हज़ार। सेठी हंस पड़ा और कहता गया, आप अपना मकान महाजन से छुड़वा क्यों नहीं लेती? फिर तो आपको नौकरी करने की ज़रूरत न रह जाएगी। पर कैसे? अभी तक हम मुश्किल से 1,000 भर पाए हैं, उसमें क्या है? आप छुड़ा लीजिए, रुपया हो जाएगा। मुझे सूद नहीं चाहिए, रुपए की भी ऐसी चिंता नहीं है। मिसेज मदन की आंखें चमक उठी, चेहरे पर लाली दौड़ गई। अपने आप को संभालने के लिए उन्होंने बल्लू को गोद में खींच लिया और उसके हाथ से घड़ी छीनकर कहा, इसे आप रखिए, नहीं तो इसे वह खो देगा। बल्लू के मुंह बनाने पर मिसेज मदन ने उंगली उठाकर कहा, चुप चुप, मामा जी मारेंगे। यह एक शब्द मुख से कहकर मिसेज मदन ने सेठी पर अपना अधिकार प्रकट कर दिया। अब उन्होंने अपने पिता के घर की बात सुनानी शुरू कर दी और बता दिया कि उसका नाम है उर्मिला। साथ साथ बैठे संध्या आ गई और फिर रात। आकाश में चांद था। समीप खड़े चिड़े के वृक्षों में छन छन कर चांद की चांदनी उन पर पड़ रही थी। बल्लू भीतर सो गया था। उर्मिला सोच रही थी, यूँ एकांत रात्रि में उन दोनों का एक साथ होना और चांद का यूँ चमकना, भय और आतुरता की चिंगारियों उसके मस्तिष्क और त्वचा पर चिटक जाती। बाहर ठंडी थी और ठंडी हवा। भीतर जाने के लिए कमरे थे, परंतु खान सामान ने अपनी बुद्धि के अनुसार दोनों का सामान एक ही समझकर दोनों बिस्तर एक ही कमरे में लगा दिए। ऐसा ना करने के लिए उसे कहा भी ना गया था, परंतु भीतर एक ही कमरे में पलंगों पर सो जाने की बात सोचकर मिसेज मदन की आंखें बंद हो जाती। वह सोचती, हट, ऐसा कैसे हो सकता है? काफ़ी रात बीत गई। सेठी ने कहा, आपको सर्दी में कष्ट होगा, आप जाकर सोइए। और आप? मुझे नींद नहीं आ रही। मिसेज मदन जानती थी कि सेठी बाहर ही रात बिता देगा और उसी के कारण, ओह कितना सज्जन आदमी है। अपने रिश्ते में एक खूब पढ़ी लिखी लड़की की बात बताकर मिसेज मदन ने कहा, आप शादी कर लें। सेठी ने उत्तर दिया, जब आयु के 48 वर्ष ऐसे ही बीत गए तो शेष भी बीत ही जाएंगे, और शादी वह तो एक किस्म के दाव लगाना है। सीधा पड़ सकता है पर उल्टा भी। सेठी ने फिर एक दफ़ा उर्मिला को भीतर जाकर सो जाने के लिए कहा। उर्मिला ने उत्तर दिया, उसे चांदनी बहुत अच्छी मालूम हो रही है, सर्दी भी खास नहीं है। कोई भी भीतर नहीं गया, दोनों वहीं बैठे रहे। कभी सेठी कुछ कहता और उर्मिला सुनती, कभी उर्मिला कहती है तो सेठी सुनता है। नवमी का चांद पहाड़ की ओट हो गया। समय जानने का कोई उपाय ना था, परंतु आंधी से अधिक रात बीत चुकी थी। जाड़े से दोनों कांप रहे थे। उर्मिला के लिए यह सह्य ना था कि उसकी वजह से सेठी जाड़े में इस तरह मरे। हो सकता है कि वह बीमार ही हो जाए। खड़ी होकर उसने कहा, आइए भीतर चले। क्या घरों में सब लोग एक कमरे में नहीं सोते? वे दोनों भीतर जा रहे थे। उस समय सेठी ने उर्मिला की पीठ पर हाथ रख दिया। अपने अपने बिस्तर में कंबल में लिपट कर वे दोनों लेट गए। सड़क सुबह ही खुल गई थी, परंतु चाय पी लेने के बाद ही चलने का निश्चय हुआ। सेठी ने पूछा, रात खूब नींद आई? और हंस दिया। उर्मिला ने मुस्कुरा कर कहा, आपको तो जरूर आई होगी। दोनों समझ गए कि नींद किसी को भी नहीं आई, परंतु उनिंदी रात काट देने पर दोनों के शरीर में काफ़ी स्फूर्ति थी। सेठी ने कहा, तबीयत नहीं होती इस बंगले को छोड़कर जाने की। उर्मिला ने करुण दृष्टि से सेठी की तरफ देखा और आंखें झुका ली। शब्द न थे। उसने पति पाया था, परंतु ऐसी उदारता, संयम और अनुराग ना देखा था। उसका रोम रोम पुकारना चाहता था, तुम बड़े हो, महान हो, परंतु जीवा बंद थी। स्त्री की हमेशा हार है, जब उस पर आक्रमण होता है तब भी, और जब उसे पनाह दी जाती है तब भी। चलने से पहले सेठी ने कहा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं इस बंगले में तुम्हारा एक फ़ोटो ले लेना चाहता हूँ। ऐतराज? उर्मिला को ऐतराज क्या हो सकता था? उसने केवल कृतज्ञता से सेठी की ओर देखा, भर लिया।
उर्मिला गर्दन एक और झुकाई, कंधे से टिक कर खड़ी हो गई। सेठी ने कई फोटो खींचे। 2 मास केवल 60 दिन के होते हैं, परंतु इस बीच कितना परिवर्तन हो गया। मदन मिलिट्री अकाउंटेंट के दफ्तर से 100 रुपये की नौकरी छोड़कर सेठी एंड कंपनी में अकाउंटेंट हो गया। उसे 300 रुपया माहवार मिलने लगा। उर्मिला 60 रुपये की मास्टरनी नहीं रही। वह अपने छोटे से बंगले के सामने खूब बड़ी छतरी के नीचे गुलाबी धूप बैठकर बल्लू को सड़क पर टहलाने ले जाती है। सेठी का बार बार डलहौजी आना ज़रूरी है, क्योंकि फौजी बेरके बनाने का ठेका उसके पास है। उर्मिला के मन में दुविधा है कि सेठी उसके रिश्ते की बहन से शादी करने को तैयार क्यों नहीं होता। उर्मिला सब कुछ समझकर भी स्वीकार करना नहीं चाहती। पिछली दफ़े सेठी ने स्पष्ट कह दिया था कि पेट भर कर कड़वी चीज़ चबाने की अपेक्षा संतरे की सुगंध पा लेना ही अच्छा है। स्वेटर बुनते बुनते उसे ख्याल आया कि वह खुद ही संतरा है। एक एक करके सेठी के व्यवहार उसके आंखों के सामने आने लगा। सेठी को उसका अपने बालों में उंगलियां चलाना बहुत अच्छा लगता है। बिना कुछ कहे वह उसे सामने बिठा रखना चाहता है। सेठी जो कपड़ा ला कर दे वे उसे सेठी के सामने पहनना ही चाहिए। सेठी की किसी बात को अस्वीकार कर देना उसके लिए संभव नहीं। जब सेठी चाहे उसे बिना बाह और बिना पीठ का ब्लाउज पहनना होगा। बेशक उर्मिला को भी वही कुछ पहनने उसी तरह से संतोष होता है जैसे सेठी की इच्छा होती है, परंतु उसका अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व कहाँ रह गया। और फिर पिछले बुध की रात को जब सेठी आधी रात तक बंगले में ही रहा, उसने क्या बात कही। उसने उसे हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं, दूर ही बैठा देखता रहा, परंतु फिर भी उसमें शेष रही क्या जाता है। उसने कहा था, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं। तुम मुझे हृदय की चाह जैसी जान पड़ती हो। तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपना समझना चाहता हूँ। उर्मिला से यह ना हो सका। वो रोने लगी थी। उस समय वह माफ़ करो कहकर चुपचाप चला गया। आज सिलाइयों की बुनती में दृष्टि गड़ाए बिजली की तेज रोशनी में उस रात का सब दृश्य सबकी आंखों के सामने फिर गया। पर क्या रात उसने ठीक किया? जिस आदमी ने बिना एहसान जताए अपने जीवन भर के परिश्रम की कमाई उसे भेंट कर दी, अपने लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा, उसकी बात चाहे जो भी हो उसे निराश करना। सेठी ने कह दिया था कि वह अपनी संपूर्ण संपत्ति बल्लू को दे देगा, परंतु बल्लू का उस संपत्ति में कोई हिस्सेदार नहीं आ जाना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ था कि उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर सेठी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। वह उसे छुए या ना छुए, बल्लू भी उसी का है, मदन भी उसी का है और उर्मिला सबसे पहले उसकी ही है। सेठी कितना संयमी, कितना उदार, कितना विशाल हृदय है। सब कुछ उसने किस तरह से दे दिया। उर्मिला ने तो कुछ भी सेठी को दिया नहीं, बल्कि देने का मौका ही नहीं आया। सेठी ने सब चीज़ों का स्वप्न में ही अधिकार कर लिया और कितनी सरलता से, मानो सब चीज़ों की एक चाबी थी जिसे उठाकर उसने अपनी जेब में रख लिया। उस जाल से बाहर होने का कोई रास्ता ना उर्मिला के लिए, न बल्लू के लिए और न मदन के लिए है। मानो वे सब बिक गए हैं। और यदि सेठी कल फिर आए और उदास मुख से अपनी उसी बात को दोहराए, एक तरफ बैठकर कहे तुम्हें चाहता हूँ, तो क्या वह अब भी ना कर सकेगी? एक बार ना कर वह अपराधी की तरह पछताई। उर्मिला ने सोचा उसमें बात ही क्या है। फिर भी वह एक दफ़ा इनकार कर देना चाहती थी, परंतु इनकार का हक है उसे। वह हक जो सबको होता है उसे ना था, उसकी अपनी आत्मा के सम्मुख ही ना था। वैश्याओं का जीवन और क्या होता है। उर्मिला की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर ख्याल आया, 2 ही महीने पहले जब केवल छोटे छोटे 2 कमरे थे, उर्मिला थक कर स्कूल से लौटती थी और बच्चे को गोद में लेकर मूर्ख नौकर के साथ सिर खपाती थी। अनेक ज़रूरतें पूरी ना हो पाती थी, परंतु उस समय वह हाँ या ना कर सकती थी। स्वयं अपनी इच्छा से वह चाहे जो भी करती। सिगरेट कंपनी वाला वह हसमुख बाबू कितना सज्जन था, परंतु उसने सदा उसे इनकार ही किया। फिर ख्याल आया, हो सकता है आज सेठी आवे। उसने आंसू भरी आंखें उठाकर फाटक की ओर देखा। उनमें आतुरता नहीं, कातरता थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम इस कहानी को समाप्त करते हैं और आप इस कहानी को पढ़िए, ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।